तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस। सीरीज ऑफ फंक्शंस समेशन एफ एन एक्स, जहां पर एफ एन एक्स रिप्रेजेंट्स सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ये बनता है इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है यू ऑल मस्ट नो, है ना, एस एन एक्स। ये जो सीक्वेंस रहता है यही होता है डिसाइसिव सीक्वेंस। अगर ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है तो मेन सीरीज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगी। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो मेन सीरीज यूसी होगी, है ना। मेन सीरीज यूसी होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो कहाँ यूसी होगी और कहाँ पॉइंट वाइज होगी। तो इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है विच इज नोन एज वेस्ट्रॉस एम टेस्ट। अच्छा, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि लास्ट क्लास में मैंने एक वेस्ट्रॉस टेस्ट लिखवाया था, एक टेस्ट लिखवाया था ना एम एन वाला, वो सुप्रीमम एफ एक्स माइनस सॉरी एफ एन एक्स यस माइनस, सर। क्या नाम दिया था? माइनस एफ ऑफ एक्स। हाँ, मैंने इसका क्या नाम दिया था मुझे बता सकते हैं क्या? एक बार एम एन टेस्ट। एम एन टेस्ट। वेस्ट्रॉस नाम तो नहीं दिया था? एम टेस्ट ही बोला था सर। नहीं ओके। सर, एम एन टेस्ट बोला था एमएन आपने। टेस्ट से बिकॉज एमएन टेस्ट था। बिकॉज दैट इज एमएन टेस्ट एंड हियर दिस इज वेस्ट्रॉस, है ना। एक बार तो मुझसे गलती हो चुकी है, मैंने उसमें वेस्ट्रॉस नाम दे दिया था। तो ये वेस्ट्रॉस एम टेस्ट जो है, वेस्ट्रॉस एम टेस्ट जो है वो है किसके लिए? टू चेक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। इसको मैं डबल मार्क कर रहा हूँ, सीरीज के लिए है, ठीक है। सीरीज की टेस्ट करने के लिए, और वो किसके लिए था? वो सीक्वेंस के लिए था, एम एन टेस्ट। तो एम एन टेस्ट है क्या, उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर आपकी सीरीज जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना, लेट सिग्मा एफ एन एक्स बी पॉइंट वाइज convergent on the given domain I, ठीक है, such that modulus fnx is less equal sum m, ठीक है, I must say sum mn, and series mn is convergent. It implies your series summation fnx is, देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इज यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट मतलब समझ रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी कन्वर्जेंट होगा, है ना, जैसे हम लोगों। मैग्नीट्यूड। अब मुझे बताइए, ये टेस्ट आपको किसी चीज की याद दिला रहा है? कहीं हमने ऐसा पढ़ा था क्या? देखो, इसका मैं इसीलिए कह रहा हूँ एम एन, बहुत सारे लोग एम एन टेस्ट से कंफ्यूज हो गए। तो एम एन टेस्ट में क्या था, सबसे पहली चीज नोटिस कर लो, क्या कि एम एन टेस्ट इज फॉर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक। वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का एब्सोल्यूट का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए, ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉस टेस्ट। तो वेस्ट्रॉस टेस्ट जो है वो, वेस्ट्रॉस टेस्ट आपको सीरीज के लिए होता है, ठीक है। एम एन टेस्ट में क्या करते थे हम लोग, सुप्रीमम लेते थे किसका, एफ एन एक्स माइनस, एंड दिस शुड गो टू जीरो एज एन टेंस टू इंफिनिटी। यहाँ पे जो कोई भी सीक्वेंस आता था, है ना, उसको मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, लेट अस से ये कोई एम एन आ रहा है, देन लिमिट ऑफ एम एन गोज टू जीरो। यहाँ पे देखिए कोई दूसरी रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये कंडीशन है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जैसा कुछ है ही नहीं, ये कंडीशन है। अगर जिस सीक्वेंस से छोटा है ना, जिस भी सीक्वेंस से छोटा है, अगर सिग्मा एफ एन एक्स जो उस सीक्वेंस से बनने वाली जो सीरीज है, याद रखिएगा सीरीज के से रिलेटेड है ना वेस्ट्रॉस, तो इसलिए यहाँ जो सीक्वेंस बनेगा उससे फिर से सीरीज बनाएंगे, और वो सीरीज अगर कन्वर्जेंट होगी तो हमारी ओरिजिनल सीरीज यूसी हो जाएगी। एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्कस डिस्कस कन्वर्जेंस ऑफ summation
sin nx upon x n square, x belongs to R। अब ये सीक्वेंस ऑफ सॉरी सीरीज ऑफ फंक्शंस है ना, क्योंकि x इन्वॉल्व है यहाँ पे, डोमेन पूरा R दिया हुआ है, तो बताइए कैसे करेंगे। सो मॉड ऑफ सर कन्वर्जेंट होगा सर, 1/n² से कंपेयर करेंगे सर उसको। हाँ तो सिर्फ 1/n² कन्वर्जेंट होता है, इसलिए ये भी कन्वर्जेंट होगा। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है सर, मॉड ऑफ एफ एन एक्स करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1/n²। 1/n² आ जाएगा। हाँ 1/n² कन्वर्जेंट भी होता है सर, तो इनफॉर्मली और अब एब्सोल्युटली देखिए, दोनों हो जाएगा सर। हाँ देखिए क्या दिया हुआ है, sin nx अपॉन n²। अगर आप नोटिस करें तो मॉड sin nx अपॉन n², इसका मॉड जो होगा वो 1/n² होगा, ठीक है। यस सर। ये आप लिख सकते हैं। एंड देखिए हर चीज में क्लियरली आपको बोलना है, जैसे आप लोगों ने ठीक से बोला नहीं। अब देखो समेशन n² सीरीज एज अ सीरीज 1/n² इज कन्वर्टेड, ठीक। हेंस योर ओरिजिनल सीरीज समेशन sin nx upon n² is uniformly convergent and absolutely convergent on R। तो सिर्फ कन्वर्जेंट नहीं, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना। सिमिलरली अगर मैं दूसरा एग्जांपल बनाऊं, लेट अस से cos n² x² अपॉन n to the power 3/2 x belongs to R। तो इसको मुझे कोई नया बताएगा, मतलब कोई समवन डिफरेंट। कोशिश करिए, बहुत बड़ा आसान है, जैसे इसको किया है वैसे ही इसको करना है। चलिए बता दीजिए, कोई भी बताइए। सर अगेन लेस देन इक्वल टू 1/n to the power 3/2 हो जाएगा, और वो कन्वर्जेंट सीरीज है बिकॉज ग्रेटर देन 1 है। हम लोग को लिखना है तो समेशन 1/, cos n² x², क्योंकि मैथ्स में क्या है अच्छे से लिखना भी आना लेस देन चाहिए। इक्वल टू 1/n to the power 3/2 लेस हो देन जाएगा इक्वल टू सर। 1/n to the power 3/2 एंड समेशन 1 and अपॉन this series of 1/n is बाय टी convergent टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। बाय टी टेस्ट टी टेस्ट implies your whole series cos n² x² upon n to the power 3/2 is uniformly convergent and absolutely convergent एब्सोल्युटली on। कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट फंडामेंटल आपको बताया है ना यूसी के बारे सर में। यस बोलिए। सर अगर अपने पास सीरीज में अगर √n हो जाए तो वो कन्वर्जेंट फिर नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली नहीं, हाँ कन्वर्जेंट, वो बिकॉज नहीं लेस होगा। देन 1 है ना। हाँ, वहां पे हाँ क्या सर, है। अगर अपन सीक्वेंस की बात करें सर, यहाँ पे हाँ हाँ, हम सीरीज नहीं ले रहे, सीक्वेंस ले रहे हैं। सीक्वेंस में हमारे पास sin nx अपॉन √n है, एक सेकंड, साइन sin अपॉन nx अपॉन √n है, और डोमेन इन द क्या है। इंटरवल x आपका 0 to 2π है सर, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π, ओके, क्लोज्ड 0 से 2π है, ठीक है 2π है। ठीक है। ओके सर, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2π में दोनों में टेंड्स टू 0 आ रहा है आ इसमें। रहा है, ठीक है। हाँ, तो सर π/2 के केस में क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? अब देखिए, चलिए x इक्वल टू π/2 रख के देख लेते हैं, तो क्या आएगा। fn at π/2 will be sin n/2 π/2 स्क्वायर रूट ऑफ, यस, ठीक है। अब √10 हाँ है ना, अगर अब आप इसको देखें sin n/2 की वैल्यू क्या होगी, आइदर 1, नहीं, आइदर आइदर 1 और -1, है ना, तो या तो 1 अपॉन हाँ, या तो -1, या तो -1। अल्टीमेट सीरीज भी क्या होगी, या तो 1/√n या तो -1/√n। या फिर -1/√10। इन बोथ मतलब द सर ये केसेस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा, देखेंगे, अभी देख लेते हैं। इन बोथ द केसेस इट विल गो टू 0। टेंड्स टू 0 हाँ, यस। एक और लॉजिक था जिसको आप अप्लाई कर सकते थे कि सर sin nx जो है वो 1 से -1 के बीच में रहेगा, है ना, 0 से 2π। तो आप ये देख सकते हैं, हेंस sin nx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n मॉड्यूलस विल बी लेस इक्वल 1/√n, ठीक है। तो कैन और सिमिलर टू दिस वन 1/√n,
तो अब ये लिमिट तो हो गई 0, fx तो हो गया 0 फंक्शन, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो यहाँ से हो गया है ना, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस हो गया एंड इसकी जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो आ गई 0, fx इक्वल टू 0। अब सुप्रीम इसको चेक करने के लिए जो रिजल्ट है वो क्या है हमारे पास, सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि सुप्रीमम ऑफ fnx क्या है, साइन nx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 0, क्या आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n व्हिच गोस टू 0, इसका मतलब uc, 0 मतलब यूसी है। ठीक है ना, Okay. सो दिस इज uc, कीप ऑन Sir. सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यस बोलिए। सर अगर जैसे फंक्शन अपन ने एन एक्स इन एन एक्स है इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर एन है, या फिर एन एक्स इन ब्रैकेट अपन इसको लिख लेते हैं ना, क्या बता रहे हैं आप, यस बताइए। एन एक्स नेक्स्ट इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, ओके, हाँ, और फंक्शन है जिस तरह से एन एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, ओके, हाँ सर, ये दोनों में जो फर्स्ट वाला था मैंने इसको प्रूव किया तो ये यूसी भी आया सर। ओके, अच्छा, हाँ, और नीचे वाला और जो सेकंड वाला है वो यूसी नहीं आ रहा है, बट इसका जो सॉल्यूशन था ना सर, वो इंटीग्रल जो अपन आपने बताया था कि लिमिट ऑफ इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द लिमिट होता है, देन नॉन यूसी हो जाएगा। हाँ, तो नॉन यूसी हो जाएगा, तो उस केस से वो नॉन यूसी आ रहा था नीचे वाला सर, क्योंकि ओके, उसका लिमिट ऑफ इंटीग्रल उसके इंटीग्रल ऑफ लिमिट के इक्वल नहीं था। नहीं था, ठीक है। सो मुझे ये पूछना है सर, तो अपन इस तरह से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आता है तो अपन इंटीग्रल वाले से भी प्रूफ किया जा सकता है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, है ना, और यही देखिए आज Okay. मैं फिर से, अगर आप लोगों ने टाइम थोड़ा पहले ज्वाइन किया हो तो मैंने लिखा भी था, अगर कुछ लोग होंगे तो वो बता देंगे, मैंने लिखा था प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये लिखा फिर मैंने इरेज कर दिया। मैं एक्चुअली इसीलिए रिकॉल कराना चाह रहा हूँ प्रॉपर्टीज को कि कैसे आप इस्तेमाल करेंगे इन प्रॉपर्टीज को, और ये उसका फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट करके लिखवा भी देता हूँ। अगर अगर आपका क्या बताया आपने, लिमिट इंटीग्रल, यस, लिमिट सर हाँ, लिमिट ऑफ इंटीग्रल fnx dx if it is not इज नॉट equal इक्वल टू to इंटीग्रल ऑफ द लिमिट। लिमिट। अब देखो ये जो है इंटीग्रल ऑफ लिमिट का मतलब क्या है कि इसकी जगह आप fx लिख सकते हैं, है ना, या मैं ऐसे बोलूं नॉट इक्वल टू fx dx, है ना, fx dx, तो आप बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज, इमीडिएट आप बोल सकते हैं इम्प्लाइज नॉन यूसी नहीं है, नॉन यूसी। यूसी, ठीक है। लेकिन देखिए याद रखिए, इसके लिए आपको ना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, तब आप इस टेस्ट को लगा पाएंगे, क्योंकि इसको लगाना जो है थोड़ा सा छोटा सा आर्ट है, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। सर अगर यस बोलिए। सर बोल रहे हैं कि ये तो प्रॉपर्टी तब लगाते हैं सर जब हमारा एफएनएक्स पूरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाए पहले ही, तब ये इतना बराबर इतना हम लोग करते हैं, आप समझ क्या तो मतलब, मैं इसको समझा, उल्टा हम लोग यूज कर सकते हैं सर। मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोले। सर मतलब कि ये प्रॉपर्टी तभी लगता है जब ये हमारा एफएनएक्स मतलब कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हो जाए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी तब, ये प्रॉपर्टी होती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, और इक्वलिटी होती है। अगर इक्वलिटी नहीं आ रही है, यस सर। उन्होंने कहा कि ये इक्वल नहीं है सर, तो क्या यहाँ से इमीडिएट बोल सकते हैं कि नॉन यूसी होगा, तो वही बोल रहा हूँ कि ये एब्सोल्युटली नॉन यूसी होगा, यहीं से बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको कैलकुलेट करना होगा और इसको कैलकुलेट करना होगा, है ना। जैसे अगर आप वो फंक्शन याद होगा, अगर किसी को fnx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1/n एंड 0 अदरवाइज, राइट। अब सर वो एन क्यूब वाला जो आपने करवाया था, एग्जैक्टली वही, ये n क्यूब था क्या यहाँ पे, आई एम नॉट श्योर, अच्छा यहाँ पे यस सर, 1 की जगह पे एन क्यूब था सर, की जगह n क्यूब था, ठीक है, इस पे आता हूँ अभी दिखाता और वो 0 पर जा रहा था, वो 0 हूँ। पे जा रहा था। तो अभी बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ गुड्डू कुमार जी, आप समझ रहे हैं ना, मतलब मैं ठीक समझ रहा हूँ ना आपको, आप यही कहना चाह रहे हैं। सर उसमें जैसे ही बताए थे आप, तो हमको जहाँ हमको याद है कि सर जब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता तब ये रिजल्ट इतना बराबर इतना डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि जब जब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा तो इक्वलिटी होगी, मतलब दिस इक्वल टू दिस, सर। ठीक है। अब वो कह रही है कि मैंने कैलकुलेट किया और अनइक्वल आ गया, मतलब नॉट इक्वल आया,
तो इसका क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है कि यूसी नहीं है ये। अगर यूसी होता तो ये हुआ होता। तो ये तो इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन आ गया सर। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं है, कहने का मतलब ये है P इंप्लाइज Q, तो नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। समझ रहे हैं? यहाँ पे अपन मेथड चेक कर रहे हैं कि अपन को यूसी अगर प्रूफ अगर करना है तो अपन कौन से डिफरेंट डिफरेंट मेथड लगा सकते हैं। हाँ, जैसे अभी देखिए एक छोटी सी बात है, वहां पे इफ एंड ओनली इफ वाली बात नहीं है। देखिए अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, हर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, इम्प्लाइज, ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, जो आपका लिमिट फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, क्या यहाँ पे यूसी हो सकता है? नो सर। तो क्या ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन नहीं हो गई? अब देखिए इसको समझिए। मान लीजिए ये नॉट इक्वल आ गया, ठीक है गुड्डू जी, तो क्या कोई कंडीशन होगी जिसमें ये यूसी बन पाएगा? फिर भी कोई है कंडीशन? कोई कंडीशन नहीं है सर। हाँ, तो एक तरह से इफ एंड ओनली इफ ही हो जाता है ना, लेकिन एक्चुअल लॉजिक है P इंप्लाइज Q, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P। ये वाला लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि देखो, हाँ अगर मैं आपसे ये बोलता, गुड्डू कुमार जी आप तब सही होते जब मैं आपसे कहता कि लिमिट इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट, है ना, देखना जरा dx, और मैं बोल देता कि इट इंप्लाइज यूसी, तब आप मुझसे सवाल करते कि सर ये तो इफ एंड ओनली इफ हो गया, मतलब यूसी है तो ये होगा, अब ये है तो क्या यूसी होगा? ये गारंटी नहीं है ना। आप इसके मापा में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अभी समझ रहे हैं ना आप? लेकिन अभी तो सर बुक पढ़ना हमको सर थोड़ा टफ लग रहा है कि एग्जाम का समय है सर, इसीलिए बुक नहीं, ज्यादा वो फोकस आप नहीं मत पढ़िए। देखिए बुक मत, जब मैं सब करा के दे ही रहा हूँ तो क्यों, आप बस केवल रेफरेंस के तौर पे रखिए उसको। मैं यहाँ पे एक Yes, लॉजिक प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, सभी लोग सुने, तो ये होता है, प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है? यस और नो? इसी होता है तब इतना होता है। यूसी होता है तब इतना होता है। अब अगर यूज, अब मान लो मैं आपसे कहूं कि ये होल्ड कर रहा है, मतलब आपने इसको निकाला, दोनों सेम आ रहा है, तो क्या यूसी होगा? तो यहाँ पे रुक जाइए, ये नॉट नेसेसरली, ठीक है, नॉट, ये भी नोट तो कर यहाँ पे लीजिए। सिर्फ इफ एंड ओनली इफ का केस नहीं है ये। हाँ वही मैं यही हाँ, समझा रहा बट हूँ। अगर नॉट इक्वल होगा तो हाँ अपन ये बोल सकते हैं कि वो नॉन नॉन यूसी होगा। एग्जैक्टली ये तो आप किसी भी रिजल्ट के लिए कर सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए यस मैंने बोला एक बाउंडेड फंक्शन है। ये सर समझ गए। पिछले वाले एगो हम लोग लिमिट an बराबर 0 हम लोग नेसेसरी के लिए किए थे सर, कि कन्वर्जेंट होना है तो उसको आवश्यक है कि वो n बराबर 0 होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब an 0 नहीं है, और नहीं होगा तो इन्फॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है नहीं उसी होगा। प्रकार है सर, हाँ, समझ गए सर। सर। लेकिन अगर 0 है तो क्या आप बोल सकते हैं कन्वर्जेंट होगा? नहीं, वो नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं। नहीं है यस सर। सर वैसी ना, अगर कोई फंक्शन अगर अपना जैसे नॉन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंसी नहीं है तो वो हाँ नॉन हाँ यूसी भी होगा। एग्जैक्टली, तो यूसी होगा ही, नॉन यूसी होगा, एग्जैक्टली, ठीक है। नॉन यूसी अब होगा। देखिए मान लो मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि एक फंक्शन है, कोई फंक्शन है, ठीक है, वो फंक्शन जो है ऐसी हरकत कर रहा है, क्या कि एक बाउंडेड सेट मैं उसको दे रहा हूं और रिजल्ट अनबाउंडेड सेट दे रहा है, क्या फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा? नो सर, नहीं। नो सर। है ना? नो सर। तो नो, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस के लिए बाउंडेड को वो बाउंडेड पर बाउंडेड भेजेगा होना सर। चाहिए। एग्जैक्टली। यस अब आप सर, ये गुड्डू तो कुमार जी, प्रॉपर्टीज है। अब गुड्डू कुमार जी समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अनइक्वल आते ही मैंने कैसे क्लेम कर दिया कि नॉन नॉन कन्वर्जेंट है ना। तो कई, हाँ, लेकिन इक्वल आते ही क्लेम नहीं करना है, इक्वल आते ही क्लेम नहीं, लेकिन अनइक्वल आते ही क्लेम कर देना है, ठीक है, ये बात है। अब जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर आप देखेंगे, आप लोगों को उस दिन हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, ठीक। इसका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है वो आपको इसी मेथड से मिलेगा, जो ये जो मैडम बता रही हैं यहीं से मिलेगा। ये जो तरीका है ना, यहां से आप क्लेम कर पाएंगे कि ये नॉन यूसी है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, कोई पुराना बच्चा हो तो शायद वो कंफर्म कर देगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये नॉन यूसी है। बाकी यस सर, नॉन यूसी है सर, क्योंकि सारे के लिए अलग अलग करके आ रहा था पॉइंट और फिर वो 0 पे जा रहा था। नहीं, इसका जो देखिए, इसका जो लिमिट फंक्शन था वो 0 ही था।
पॉइंट वाइज हम्म। कन्वर्जेंट है सर ये। सर है ना? पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है सर, पर वो नॉन है। यूसी के लिए भी आपने बताया था ना। ना मैंने यूसी यूनिफॉर्म के लिए नहीं बताया मैंने, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैंने एफ एक्स इक्वल टू 0 बता दिया, ठीक है, ये लिमिट फंक्शन ये आया। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर इसका पॉइंट वाइज यूसी कैसे चेक करें, क्या एमएन टेस्ट इसके काम आ जाएगा? तो मैं बोलूंगा एमएन टेस्ट काम नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन जो है स्प्लिटेड फंक्शन, ये इसमें यूज नहीं। लेकिन अगर आप लिमिट निकालें 0 to 1 by n x cube dx, है ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? लिमिट अंदर लेके जाइए, इसके लिमिट अंदर लेके जाएंगे, उसके बाद उसके इक्वल लिमिट आना एफ एन चाहिए। एक्स, है ना, एफ एन एक्स डी एक्स, और ये है क्या? लिमिट एफ एन एक्स डी ये एक्स तो क्या है? सर जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो राइट जाएगा हैंड सर। साइड तो जीरो आ रहा है, लेकिन और लेफ्ट ये हैंड आ साइड जाएगा देखेंगे आपका तो नॉन जीरो आएगा, x⁴ 4। है ना, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये नॉन जीरो आ जाएगा। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि 1 बाई सर 0 ही आएगा सर, देखिए सर एक जीरो आ रहा है सर। सेकेंड 1/n⁴ यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 1 था, ओके, आई थिंक यहाँ पे 1 था, कुछ तो भी है, वो मैं एग्जैक्ट आपको करके दिखाऊंगा, है ना, यहाँ पर सर 1 था, बुकलेट में शायद 1 दिया हुआ है। ओके 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 1 है तो ठीक है, 1 होगा तो सर यस सर, बुकलेट में 1 दिया है सर, 0 के जगह पे 1 है, तो उस केस में फॉलो होगा सर ये। करेक्ट, या ये सर देखिए एक 1, साइड में 0 हो जाएगा, एक साइड में 1 हो जाएगा सर। हाँ हाँ 1 हाँ, हो जाएगा इसीलिए मुझे कुछ याद आ रहा था ब्लर सा। सर, उसमें होल्ड करेगा सर ये अब इसमें क्या है कि ये आ जाएगा 0, ठीक है, 0। और ये आ जाएगा 1, क्योंकि ये लिमिट जो है वो 0 से 1 के बीच में है ना, तो ये आ 0 से जाएगा 1 के बीच में। which is not equal। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये नॉन यूसी है ना। तो कई बार ये जो मुद्दा उठा है, इससे कई बार आप नॉन यूसी चेक कर पाते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, इसलिए इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। अब बाकी लोग भी जरा बता दें कि उनको समझ में आ रहा है ये सब क्या चल रहा है। लेकिन यूसी के लिए यूज नहीं करेंगे सर हम लोग, नॉन यूसी के लिए चेक करेंगे, ओके सर, है ना। यूसी के लिए कैसे कर सकते हैं, वही मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए आगे बताऊंगा मैं आपको, कई बार आपको ऐसे केस मिलेंगे जिसमें ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन वो यूसी नहीं होगा, ओके सर। है ना। तो मान लो कोई फंक्शन की जैसे कंटिन्यूअस ये फंक्शन, कंडीशन नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। हाँ जैसे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन के पास आईवीपी होती है, यस सर। लेकिन अगर मैं कह दूं कि Yes. f सेटिस्फाइज आईवीपी, तो क्या वहां से कंटिन्यूअस फंक्शन क्लेम कर पाओगे? नहीं सर, लेकिन नहीं। अगर मैं बोल दूं f डज नॉट सेटिस्फाई आईवीपी, तो क्लेम मतलब हो वो जाएगा। कंटिन्यूअस तो नहीं। क्लेम हो जाएगा सर, तो आप बोल दोगे नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होगा। है कि नहीं। हम्म। तो जैसे इस तरह के भी फंक्शन मिलते हैं जो आईवीपी सेटिस्फाई करते हैं, नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। जंप डिसकंटिन्यूटी होती है ना सर आईवीपी के पास। हाँ हाँ आईवीपी एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ कि कई बार आपको इस तरह के केस भी मिलते हैं जो प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करते हैं, Yes, लेकिन sir. ओरिजिनल क्लास से बिलोंग नहीं करते। इसी तरह से आगे आप देखेंगे आगे देखेंगे, देखो यहाँ पे नोट करके लिखवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। इफ एफ एन एक्स, सॉरी, इफ एफ एन एक्स, मुझे लगता है इसको लिख देने से काफी क्लैरिटी मिलेगी। कन्वर्जेस टू, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने ज्यादा सॉल्व करो, बेसिक से स्टार्ट करके, डिफिकल्ट नहीं। कन्वर्जेस टू एफ एक्स यूनिफॉर्मली ऑन आई, then limit integral over I is equal to integral of limit। ठीक, इंटीग्रल ऑफ लिमिट का मतलब क्या है, मतलब लिमिट इंटरचेंज हो जाती है, इंटीग्रल और लिमिट अंदर चला जाता है, ये एफ एक्स अंदर चला जाता डी एक्स आई ओवर आई। ठीक, अब एक और रिमार्क है, यहाँ पे रिमार्क लिख रहा हूं, there are certain fnx, आपको ये एग्जांपल मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर कहीं से ढूंढ के आपको दे दूंगा, किसी ना किसी बुकलेट में जरूर। certain fnx, या फिर ऐसे लिख दूं कि लिमिट
बट, है ना, बट लिमिट इंटीग्रल इक्वल्स टू इंटीग्रल लिमिट, ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब आप शायद मेरी बात समझ गए होंगे। यानी इसका मतलब है सर कि यदि फंक्शन यूसी होगा तो इक्वलिटी होगा, हाँ, अगर इक्वलिटी खत्म हो जाएगा तो यूसी नहीं होगा सर। हाँ, तो यूसी नहीं होगा, ठीक है, वो वही लिखने जा रहा हूँ, अगर इक्वलिटी नहीं है, ठीक। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये हर चीज में होती है। आपको एक्चुअली ये क्लियरली नॉट यूसी है ना, यहाँ पे आप क्लियरली क्लेम कर पाएंगे नॉट यूसी। आप जस्ट कंफ्यूज हो गए इसलिए मुझे 2-3 बार लिखना पड़ रहा है, नहीं तो ये चीजें हैं अंडरस्टूड, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर प्रॉपर्टी के लिए होती है ना भाई, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, पी इम्प्लाइज क्यू, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी ये होता सर है, किसी भी not चीज का नेसेसरी पार्ट ही जब सीज कर जाए तो एग्जैक्टली तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है ना। अब देखिए, नियम लेकिन नहीं बने। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो वही फंक्शन है, ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है ना, यस ऐसा सर। हमेशा नहीं होता है। तो अगर कभी सॉल्व करने पे इक्वल आ जाए तो फिर क्लेम मत करना कि यूसी है, लेकिन अगर अनइक्वल आ जाए तो नॉन यूसी क्लेम करने में जरा भी देर मत लगा, है ना। ये है, तो आपको कुछ एग्जांपल मिलेंगे, आप पूछोगे सर इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो मोस्टली इसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में होता है ना, नेगेटिव सेंस में होता है, मतलब नॉन यूसी क्लेम करने के लिए जब अनइक्वल आ जाए। आप भी देखेंगे बहुत बार आपको इस तरह के एग्जांपल दिखेंगे। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज कर लेते हैं हम लोग रिकॉल। पहले मुझे इतना बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आया, क्योंकि 1-2 लोग बात कर रहे हैं फिर बाकी लोग शांत हैं। नहीं ठीक है सर, ठीक है। नहीं ठीक तो है ओके सर। है। नए वाले लोग से थोड़ा पूछ लीजिए सर। हाँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि सब लोग बता दें तो ठीक रहेगा। जेबा, कैन यू हियर मी? नए और यस सर। आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत क्या छुपा रहे हैं? सर जो थोड़ा एमएससी में पढ़ा है उससे कनेक्ट कर पा रही हूँ पर ज्यादा नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे अभी तो हम पुराने लोग, लेक्चर्स आपके पढ़ने नहीं, पड़ेंगे आपने पहले। एमएससी में नहीं पढ़ा। देखिए यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, ये आपने एम MSc एम ये नहीं वाला नहीं, पढ़ा है हमने। मैं, देखिए आप गलत दिशा में जा, मैं क्या यूनिफॉर्म पूछ रहा हूँ, कन्वर्जेंस। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जी एमएससी में तो सबने पढ़ा होगा। मैं पूछ रहा हूँ क्लास में जो चल जी। रहा है वो समझ आना चाहिए। एमएससी में सबने पढ़ा है, उससे पहले बीएससी में भी पढ़ा है। वो बात मैं इस चीज के बारे में नहीं पूछ रहा, क्लास में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रल ऑफ लिमिट ये वाला समझा मुझे। हाँ हाँ, वही बस मैं वही पूछ रहा हूँ। अब देखिए, लिमिट जी ऑफ सर। इंटीग्रल मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट, ये यूसी की पहली और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखिए और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं यूसी की, सम, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सम इंपॉर्टेंट, अगर इनके बिना करेंगे तो दिक्कत है। इंपॉर्टेंट, यूसी को समझना थोड़ा सा, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये मैं लिख रहा हूं, याद रखिए, एप्लीकेबल फॉर बोथ सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सीक्वेंस के लिए भी है और सीरीज के लिए भी है, दोनों के लिए एप्लीकेबल, सीरीज के लिए भी और सीक्वेंस के लिए। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, इंटरचेंज प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म कन्वर्ज, यानी कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अश्योर्ड है तो क्या क्या मिलता है हमको, ठीक है। देखो, इंटर change of limits is permissible, that is limit of integral must be equal to integral of limit। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं both sequence and series। अब ये सीरीज के सेंस में कैसे काम करेगा वो भी दिखा देता हूं। देखो अगर सीरीज होगी कोई, समेशन एफ एन एक्स, ठीक, dx, it should be equal to integral limit n tends to infinity summation f n x dx। और आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हो, इसका जो सम फंक्शन होगा वो लिख सकते हो, क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ये दोनों के लिए काम करता है। अब देखिए,
अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो पहले भी लिखवा चुका हूँ। अगर मान लीजिए एक पैटर्न है जो कंटिन्यूअस फंक्शंस का है और कन्वर्जेंस क्या है, यूनिफॉर्म, तो जो रिजल्टेंट होगा चाहे वो सीरीज के केस में हो या सीक्वेंस के केस में हो, है ना, रिजल्टेंट जो होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फिर सेम अप्लाइज फॉर इंटीग्रेबल फंक्शंस। तो मान लीजिए इंटीग्रेबल फंक्शंस का सीक्वेंस है ना, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो रिजल्टेंट इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, ये चीजें हमने देखी हैं। एक और चीज बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसमें से सवाल पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट कि टर्म वाइज इंटीग्रेशन, समझिएगा, इज परमिसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, टर्म वाइज इंटीग्रल इज परमिसिबल। मान लीजिए fn(x) एक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस है, आपने इसको इंटीग्रेट करके क्या बना दिया, इंटीग्रल fn(x) dx, और इसको आपने नया नाम दे दिया क्या, gnx। तो बताइए g1x क्या होगा, व्हाट विल बी g1x, इंटीग्रल ऑफ f1x। f1x। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उनको भी पता है कि कंटीन्यूअस और बाउंडेड वाला, रीमान वाला सब लोग जानते हैं। अगर तो अब ये जो फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कहां पर, इसके सम फंक्शन fx को। इट इंप्लाइज योर टर्म वाइज इंटीग्रेशन, ये जो आपको हर टर्म को इंटीग्रेट करके जो नया सीक्वेंस मिलता है, दिस विल ऑल्सो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, बड़ा अच्छा प्रूफ है इसका, टू कहां कन्वर्ज करेगा, सम gnx का पैटर्न बनाया ना हमने, लेकिन इस gx की वैल्यू क्या होगी, कैन यू टेल मी, इस gx और इस fx में क्या रिलेशन होगा, g of x is equals to integral of f of x dx। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जब हर टर्म को इंटीग्रेट करके, इसलिए देखो मैंने लिखा ही ऐसे है, क्यों, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने से उसका प्रिमिटिव मिलता है, मतलब उसके पहले की चीज दिखती है ना। अब और मैं उल्टा लिख दूं, इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, है ना। कई बार ऐसे विजुअलाइज करके चीजें आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए लिखा है। तो इसका मतलब ये, जब टर्म वाइज इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं तो जो नया सीक्वेंस मिल रहा है आपको, है ना, जो नया सीक्वेंस मिल रहा है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा अगर आपका ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। और देखो, न सिर्फ यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, बट उसका जो लिमिट फंक्शन होगा वो भी इसकी लिमिट फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये दो तीन चीजें जो अभी लिखा रहा हूँ, जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यही बस इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये वो चीजें हैं जो CSI नेट के लेवल पे पूछी जाती है ना। अब देखो, व्हाट अबाउट टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, व्हाट अबाउट टर्म वाइज डिफरेंशिएशन, मतलब कोई भी पूछ सकता है ना, सर एक काम करो, क्या मान लो fn(x) है, कन्वर्ज कर रहा है कहाँ, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू fx। हाँ तो एक काम करो, इसको टर्म वाइज डिफरेंशिएट करो, नया सीक्वेंस बनाओ, gx कौन सा, fn'(x). What can you say about this fn'(x)? Will it converge to f'(x) uniformly? बताइए आपका क्या विचार है, should it converge to? करना तो चाहिए, करेगा सर, but in general answer is no, है ना। It will not converge। कभी भी ऐसा भी केस हो सकता है कि ये कन्वर्ज ही ना करे, खत्म, नॉट एट ऑल कन्वर्जेंट, है ना। और सबसे ब्यूटीफुल बात ये है कि मैं इनके एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपकी बुकलेट में एक क्वेश्चन भी है देखो, अब मान लो, अच्छा ठीक है, तो इसका तो ये है कि अगर टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करोगे तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अश्योर्ड नहीं है,
ठीक, यानी कि अगर हम रिमार्क लिखें तो रिमार्क ये है कि टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन चल जाएगा। मतलब अगर किसी फंक्शन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं आप इसको इंटीग्रेट करके, तो यहां पर ये रिजल्ट फॉलो हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएट करके अगर आप आ रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो रिजल्ट फॉलो नहीं होगा। एक केस है जहां रिजल्ट फॉलो होगा। मुझे लग रहा है ये पिक्चर याद रखेंगे तो आपको रिजल्ट याद रखने में आसानी होगी। देखिए एक केस है जहां पर रिजल्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, अभी दिखाता हूँ। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन result will not follow immediately। फिर एक और रिमार्क, कब रिजल्ट फॉलो होगा? आओ देखें। अगर आपने एफ एन एक्स लिख रखा है जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है कहाँ, किसी लिमिट फंक्शन एफ एक्स पे, और आपने इसका टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन किया, इसको नया नाम दिया जी एन एक्स विच इज एफ एन प्राइम एक्स। ठीक, अगर आप ये दे दें, ठीक है, इफ इट इज गिवन दैट, गिवन और प्रूव्ड, मतलब आप या तो आप प्रूव कर दें या तो आपको दिया हो क्या, गिवन दैट जी एन एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। क्योंकि अश्योर्ड तो है नहीं, ये तो हम पिछले वाले में देख चुके हैं, पिछले रिमार्क में श्योरिटी तो है नहीं। लेकिन अगर आप प्रूव कर दें, है ना, आइदर इट इज गिवन और यू कैन प्रूव दैट योर जी एन एक्स, एफ एन एक्स ऑलरेडी यूसी है, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, तब क्या होगा? देन कोई बता सकता है क्या क्या होने जा रहा है? एनी गेसेस? अगर ये यूसी हो जाए, सर तब होगा यूसी। नहीं तब होगा क्या? वो तो आपने प्रूव कर लिया। मतलब अगर गिवन हो गया यूसी, ये हो गया यूसी, तो क्या रिजल्ट, मतलब तो क्या आप और कंक्लूड कर सकते हैं? अच्छा, देन वी कैन, आई एम आस्किंग अबाउट दिस, कैन यू गेस द लिमिट? Sign of integration gx। नो, इसका डेरिवेटिव, टर्म बाय टर्म डेरिवेटिव है ना, एफ डैश एक्स, Oh yes sir, yes sir। एफ डैश एक्स, that is your gx will be equal to f dash x, एफ डैश एक्स। है ना। ये क्वेश्चन जो है ये एमटीटीएस, आपको पता है एमटीटीएस कुमरेसन सर जो बीएससी के बच्चों को करवाते हैं, उसका मैं पिछली बार मेंटोर था लेवल 1 में। तो सर ने ये, मतलब उन्होंने इतना बेहतर तरीके से पढ़ाया था कि बीएससी के बच्चे जो है वो ये जंप कर पा रहे थे, मतलब ये बता पा रहे थे, जैसे आप लोगों ने गेस किया कि इंटीग्रेशन वाले में, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चूक गए, ये आपने ही गेस किया कि ये इसका इंटीग्रल होगा, कहाँ गया ये वाला, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, लेकिन है ना, यहाँ पे gx कन्वर्ज करेगा और gx विल बी f प्राइम x, एफ डैश बट कब? आप, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, आप एक बार अश्योर कर दें कि ये यूसी है, मतलब यूसी वो नहीं देगा, यानी रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है कि यूसी होगा, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं से ये पता चल जाए कि यूसी है तो लिमिट फंक्शन बता सकता है, चलो इतना ही बहुत है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन में, तो वो इंटीग्रेशन में ऐसे लिख दें शॉर्ट में, मुझे लगता है कि शायद ये तरीका आपको पसंद आएगा। ऐसे लिख रहा हूं, अगर आप इंटीग्रेशन में लिख रहे हैं, ठीक है, तो नेचर प्लस लिमिट फंक्शन दोनों बता देगा, ठीक, बोथ। लेकिन अगर आप टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके, यानी डेरिवेटिव के बारे में जानना चाह रहे हैं कि टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके अगर कोई सीरीज बने, तो आपको नेचर आपको देना पड़ेगा, केवल लिमिट फंक्शन बता सकता है ना।
इफ गिवन, ठीक है भाई, ये बॉक्स आपको थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है हेल्प करेगा। ये अब इसको देखिए, क्लियर समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत है? सर इंटीग्रेशन में अपन को मतलब पता रहेगा कि वो रहेगा हाँ, यूनिफॉर्मली यस कन्वर्जेंट, यस, जो इंटीग्रेशन gn में of नेचर, x है। इंटीग्रेशन में नेचर अश्योर्ड है, मतलब जैसे ये fn(x) है, ठीक है, यहाँ से अगर आप टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करें तो जो इंटीग्रल लिमिट आएगी वो इसी को इंटीग्रेट करके मिल जाएगी, और नेचर भी मिल जाएगा। अगर ये यूसी है तो ये भी यूसी होगा, यूसी होगा। लेकिन अगर आप इसको टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करके एक नया सीक्वेंस बनाना चाहें fn'(x), है ना, तो वो तो फिर यूसी है कि नहीं तो वो आप अपन को गेस करना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा। बताना अगर पड़ेगा। आपने ये गेस कर लिया, है ना, अगर ये एश्योर हो जाए कि यूसी है, तो वंस यूसी इज एश्योर्ड देन इसकी लिमिट क्लेम हो जाएगी, सब लिमिट आ जाएगी। ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, पहली दिक्कत तो ये है कि बच्चों को इतना समझ में नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यहाँ से क्वेश्चन CSIR नेट, इसीलिए यहाँ से CSIR वाले क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर समझ में आ भी जाए तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि सर इसको इस्तेमाल कैसे। चलिए मैं आपको 60 सेकंड का टाइम देता हूँ, ये पिक्चर को ध्यान से देखिए। देखो मैं तो अपने BSc में ये पिक्चर मैंने इतने बार बनाया था कि मुझे एकदम क्लियर हो गया कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना। तो मैं आपको भी एडवाइस करूंगा, बार बार बना बना के देखिए, ठीक है। मुझे इससे हेल्प मिली है, हो सकता है आपको किसी और तरीके से मिले। तो अगर मतलब 60 सेकंड इसको देखिए, इस पिक्चर को, और फिर मुझे बताइए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए बताइए, एक एक करके बताइए कि क्या लगता है कब एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन हो सकता है, मतलब कैसे यूज करें। एक तो सर जनरल टर्म हमें बिल्कुल ही फाइंड आउट हो जाए दिए गए सीक्वेंस का। ओके, एक तो देखिए, एक इस्तेमाल तो ये है, यूज नंबर 1 तो ये हो गया कि सीधा सीधा मान लो fn(x) कन्वर्जेस टू fx, ये आपको गिवन है ना, ये गिवन हो और आपसे पूछे, क्या पूछे कि बताओ इंटीग्रल fn(x) नाम का जो ये हमारा नया सीक्वेंस बनेगा, इसका नेचर क्या होगा और इसका लिमिट क्या होगा। हाँ, ठीक, ये तो पहला है, और बताओ। सर फिर टर्म वाइज टर्म डिफरेंशिएशन वाला अगर प्रोसेस करना अगर मान लो ये गिवन है कि ये यूसी है और इसकी लिमिट है fx, पड़े तब और आपसे पूछे टर्म बाय टर्म अगर हमने डिफरेंशिएट करके एक नया सीक्वेंस बनाया है fn(x), और वो आपको दे दे, क्या दे दे कि ये यूसी है, यूसी, ठीक, तब आपसे पूछे इसकी लिमिट बताओ, तो तब f'(x) सर f'(x) निकालेंगे, तो ये g of f'(x) आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रल fx dx आ जाएगा, ठीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल यूज है, यूज नंबर 3, क्योंकि देखो वो कई बार आपको ये गिवन, ये जो केस आप मांग रहे हैं ना, ये वाला, वो कई बार देना नहीं चाहता है ना। तो एक एक यूज और बताइए, देखिए मतलब यूज मतलब इन्हीं में से है, लेकिन एक रिमार्क लिख देता हूँ, यूज 3 उसको अलग से तो नहीं लिखूंगा, रिमार्क, क्या रिमार्क दे रहा हूं मैं, मान लो देखिए पहला वाला जो नंबर है ना, उसी में से क्वेश्चन निकाल रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बन जाए fn(x), ठीक है, जिसका आप नेचर नहीं निकाल पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब ये है कि अगर मतलब इसका नेचर जो है डिफरेंशिएट हो गया, तो इसका नेचर जो है वो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, ऐसा fn(x) दे दिया है, तो क्या करोगे? दो रास्ते हैं, या तो इसको इंटीग्रेट करके दूसरा बना लो, या तो इसको डिफरेंशिएट करके दूसरा बना लो। डिफरेंशिएट करके। अब मैं एक एक करके पूछूंगा, ठीक है। पहले मुझे ये बताइए कि अगर आपने इंटीग्रेट करके बनाया तो क्या फायदा होगा,
और अगर आपने डिफरेंशिएट करके बनाया तो क्या फायदा, मतलब आप क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे कि डिफरेंशिएट? सर डिफरेंशिएट करना होगा, उससे फंक्शन थोड़ा स्ट्रिंग छोटा बनेगा, इंटीग्रेट करेंगे तो फिर बड़ा बन सकता नहीं, है। लेकिन हमें रिजल्ट कहाँ से कंक्लूड होगा वो सर देखना है। सर इंटीग्रेट में तो डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा ना सर, हाँ, वही मैं पूछ रहा इंटीग्रेट हूँ। अपन करेंगे मैं क्या तो पूछ वो रहा तो हूँ, यूसी हो जाएगा, सर नेचर अपन इंटीग्रेट को इंटीग्रेट पता करके फिर चल उसको जाएगा। कन्वर्ट तो हमारा एम सर क्या है? पहले इंटीग्रेट करेंगे। हमारा एम क्या है? हमारा एम है टू फाइंड इट्स नेचर। अब वो नेचर देखिए, एफ एन एक्स का डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी कारणवश ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप उसको इंटीग्रेट करके उसका नेचर फाइंड करना चाहोगे या फिर इसको डिफरेंशिएट करके उसका नेचर फाइंड करना चाहोगे? यस, अगेन ओवर टू यू। देखिए सर आगे बढ़ाते हैं। वहां से यहाँ का नहीं बता सकते। क्या आप, मेरा मतलब है अगर आप टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करके इसका नेचर निकाल भी लेते हैं यूसी, तो इसका नेचर बताने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि अब इसको डिफरेंशिएट करो, यहाँ से यहाँ आने के लिए डिफरेंशिएट करो। क्या डिफरेंशिएबिलिटी में नेचर प्रिजर्व था? जरा वापस आके देखो, डिफरेंशिएबिलिटी में नेचर प्रिजर्व नहीं था, नेचर आपको देना था, तो आप फंस गए यहाँ पे ये चीज उल्टी थी, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से नीचे लाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक? लेकिन अगर आप डेरिवेटिव का नेचर निकाल लें तो इसका नेचर क्लेम कर सकते हैं। कैसे? इस डेरिवेटिव को आपको ऊपर ले जाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओरिजिनल फंक्शन बनाने के लिए, और इंटीग्रेशन में नेचर प्रिजर्व होता है। समझ में आया? इसलिए कभी भी किसी फंक्शन का अगर नेचर निकालना डिफिकल्ट है, so if fnx is not easy to handle, then find the nature of इसका डेरिवेटिव का, ना कि इंटीग्रेट। आप लोग कॉन्सेप्ट तो सही लगा रहे थे कि डिफरेंस इसमें इंटीग्रेशन में नेचर प्रिजर्व रहता है, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि ऊपर से नीचे आने में तो डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है ना, sin x और ये है cos x, ठीक है? sin x का माइनस cos x और इधर है cos x। अगर आप इसका नेचर निकाल लें तो इसका क्लेम करने के लिए आप क्या कहेंगे? डिफरेंशिएट करके आएंगे ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर इसका निकाल लिया तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन में प्रिजर्व रहता है, तो इंटीग्रेशन आसान, मतलब कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है। सो देन फाइंड द नेचर ऑफ डेरिवेटिव एंड से हमने शुरू किया है, फिर वहीं पे आना पड़ रहा है। एफएनएक्स के बारे में ही तो हम लोगों को बोलना है। ये कारण सर है जिसके कारण हम लोग डिफरेंशिएशन के साथ ही प्रिजर्व एग्जैक्टली काम डिफरेंशिएशन का, लेकिन फिर इंटीग्रेशन करना, आपको एफएनएक्स के बारे में पता करना है तो आपको उल्टा आना ही पड़ेगा जी, है ना? हाँ, फिर से वहीं पे आना, उसी सीक्वेंस पे आना होगा, तो फिर हमको उल्टा प्रोसेस होगा। अब सर पूरी बात पकड़ में आई, अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा एंड इट विल बी and find the nature of this and same nature will be of regional fnx, है ना? अब देखिए इसमें एक होमवर्क है आपके लिए, एक बुकलेट में क्वेश्चन है जो इस तरह से सॉल्व हो रहा है, मतलब जो fnx दिया हुआ है ना? भाग्यश्री आपको याद है क्या बेटा वो क्वेश्चन याद है जिसमें डेरिवेटिव करके निकालना पड़ता है? थोड़ा सा एक्सप्रेशन लंबा है उसका, मुझे याद नहीं है, आपके नोट में है? असाइनमेंट में है क्या सर? नहीं, आई डोंट नो, चलिए ठीक है, मैं बता दूंगा देख के। तो उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नेचर नहीं मिलेगा, उसको आप डिफरेंशिएट करिए, है ना? और फिर डिफरेंशिएशन वाले का नेचर आपको आसानी से मिलेगा, फिर वापस इंटीग्रेशन से जाएंगे तो इसका नेचर सेम होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में नेचर प्रिजर्व रहता है। ये ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी रिगार्डिंग सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना?